नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। वैसे तो किसान क्रेडिट कार्ड पर हम बहुत वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज आपको पूरी जानकारी देंगे। यानी आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं रह जाएगा, है ना। तो इस पे जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी डाउट्स हैं, वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। देखिए, नाम से स्पष्ट है, केसीसी इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड इसकी शुरुआत हुई थी 1998 से। ठीक, 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने शुरुआत करी थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत की केंद्रीय बैंक और नाबार्ड बैंक के सहयोग से। ये नाबार्ड बैंक जो है वो कृषि से संबंधित बैंक थी। तो आरबीआई और नाबार्ड ने इस योजना को शुरू किया था, केसीसी को। क्यों शुरू किया गया था? देखिए, पहला प्रश्न है कि ये केसीसी क्यों शुरू किया गया। क्या होता था पहले कि भारत के जो किसान हैं वो उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय होती थी। तो जब वो उनके पास खेत होते हुए भी उसमें पूंजी लगती है ना, जुताई के लिए, बुआई के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए, इन सब कामों के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पैसा नहीं होता किसान के पास, ज़मीन तो होती है। इस स्थिति में अपनी ज़मीन को वो ऐसे ही न पड़ा रहने दें, बल्कि कुछ बोएं। इसके लिए जो पूंजी की आवश्यकता है उनको कहाँ से मिलेगी? दो तरीके से मिलती है। एक तो बैंकों का चक्कर लगाएं, महीने 2 महीने, बड़े कागजात जुटाएं, गवाह इकट्ठे करें, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि इतना मेहनत करने के बाद उनको लोन बैंक दे ही देगा। अगर बैंक लोन दे भी दिया तो अच्छा खासा ब्याज भी लेगा। अगर बैंक लोन नहीं दिया, खासकर नहीं ही मिलता था, तो फिर वो कहाँ जाते थे? साहूकार के पास, जहाँ उनको 10% मासिक यानी लगभग 120% सालाना के हिसाब से उनको ब्याज देना पड़ता था। और ये बड़ा ही कठिन काम था, क्योंकि एक बार साहूकारों के चंगुल में जो पड़ता था वो कभी निकल नहीं पाता था। तो किसानों की दुर्दशा बड़ी ही खराब थी, इसलिए ये योजना शुरू किया गया। इसमें ये कहा गया कि किसान के पास जितना खेत है, उस खेत में जितनी लागत आएगी उसकी रकम भारत सरकार उनको दे देगी। वो उसमें बुआई करें, जुताई करें और 1 साल के भीतर उसको वो लौटा दें, कुछ एक मामूली ब्याज के साथ। तो ये इसका उद्देश्य था केसीसी शुरू करने का। चलिए, अब एक प्रश्न उठता है कि इसमें कितना ऋण मिलता है? ऋण कितना मिलता है, यानी हम केसीसी कितने का बनवा सकते हैं? तो एक चीज तो आप समझ ही गए अभी तक, भारतीय किसानों के लिए है ना, जो भारत के किसान हैं उन्हीं के लिए है। तो कितना वो ऋण ले सकते हैं? तो ये ऋण उनके खेत पर निर्भर करता है, उस खेत में कितनी लागत आएगी। अभी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे कि उसका निर्धारण कैसे होता है। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि मतलब कैसे एकदम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि एक किसान होगा, उसका 1 हेक्टेयर खेत होगा, तो वो कितना केसीसी लेगा और कैसे वो जमा करेगा। 5 साल के लिए होता है, लेकिन 1 साल के भीतर जमा करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको मिलता है। कब जमा कर देंगे तो ब्याज नहीं लगेगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझिए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितने का ऋण प्राप्त होता है? देखिए, मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा। यहाँ पर 1.6 लाख यानी 1,60,000 दो तरह का है, और 1,60,000 के ऊपर यानी 1,60,000 1.6 लाख के ऊपर दो तरह का ऋण होता है। और फिर कितना ऊपर? यानी कि 3 लाख तक। 3 लाख से भी ऊपर जाता है, 3 लाख के भी ऊपर, 3 लाख के ऊपर। समझिएगा, जो किसान 1,60,000 रुपए का ही ऋण लेता है या फिर इससे कम ऋण लेता है, उसको क्या क्या होता है उसके साथ? उसको बहुत ज़्यादा मतलब समस्या नहीं झेलनी पड़ती, मतलब उसको बहुत डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाने पड़ते। उसको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए था? केवल उसका आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए, खसरा खतौनी चाहिए, हिस्सा प्रमाण पत्र चाहिए, बस। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर इतना ही लोन वो किसान ले रहा है तो उसकी भूमि को बंधक भी नहीं रखा जाता, यानी बैंकें उस भूमि को बंधक नहीं रखती। ठीक,
1.6 यानी 1,60,000 से अगर नीचे ऋण लिया जाए तो 1.6 लाख यानी 1,60,000 के ऊपर अगर ऋण लिया जाता है तो इसमें जितने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए वो तो लगते ही लगते हैं, साथ में इसमें 12 साला भी लगता है जो तहसील से बनता है किसी वकील के माध्यम से 12 साला। और 3 लाख के लोन के लिए बैंक फिर गिरवी भी रखती है। गिरवी का मतलब बंधक, बंधक यानी कि जिस भूमि पर लोन लिया गया है 1.6 लाख के ऊपर, वो भूमि खतौनी में बंधक दर्ज हो जाती है। यानी आप खतौनी के माध्यम से जान पाएंगे कि फला जमीन बंधक है, किस बैंक में बंधक है। ठीक, तो 1.6 लाख के ऊपर और 3 लाख तक। 3 लाख के ऊपर भी मिल सकता है लोन, लेकिन इसके ऊपर जब मिलता है तो बहुत अधिक ब्याज लगता है, ज़्यादा ब्याज लगता है। तो कहने का मतलब कि ऋण जो है वो कम से कम तो जितना आवश्यकता है उतना लीजिए, अधिक से अधिक 3 लाख और रेयर केस में 3 लाख के ऊपर मिलता है आपको। अब देखिए इसमें जो ब्याज का निर्धारण होता है वो कैसे होता है। ब्याज यहाँ पर जो ब्याज है वो है 9% वार्षिक, समझिएगा ध्यान से, 9% वार्षिक। मतलब 1 लाख रुपए लेंगे तो 9,000 रुपये 1 साल में ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि 1 साल के भीतर अगर आप पैसा लौटा देते हैं तो आपको बहुत कम ब्याज देना पड़ता है। तो मैं आपको यहीं पर डिटेल में समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा आराम समझिएगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कम लोग जानते हैं। होता क्या है कि जब हम ऋण के लिए अप्लाई करते हैं तो जो हमको ऋण मंजूर होता है, यानी जो हमको ऋण दिया जाता है, भारत सरकार की योजना है पूरी तरह से, बैंकों के माध्यम से, सरकारी बैंक के माध्यम से हमको मिलता है। तो जो भी ऋण हमको मिलता है वो 1 वर्ष के लिए मिलता है। ऋण कितने वर्ष के लिए मिलता है? 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। लेकिन केसीसी बनता है 5 वर्ष के लिए। ये दोनों में फर्क है। केसीसी मतलब जो आपका कार्ड बनेगा उसकी लिमिट होगी 5 वर्ष, लेकिन जो आपको ऋण मिला है केसीसी के तहत, जो ऋण मिला है उसकी अवधि है 1 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। देखो, मान लीजिए एक किसान ने 1 लाख रुपए का ऋण लिया, यानी केसीसी के तहत 1 लाख का रुपए उसको मिला। अब क्या होगा? ये 1 लाख रुपए उसको 1 साल के भीतर लौटाना है। क्यों लौटाना है? क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए उसको मिला है उसको खेती करने के लिए मिला है। यानी उसके पास कोई जमीन रही होगी, उस जमीन में उसने दिखाया होगा कि मुझे आलू लगाना है, धान लगाना है या फिर क्या लगाना है, उसने बताया होगा, फिर उसको पैसा मिला होगा और वो आलू या धान या जो भी फसल उसमें लगी है वो 1 वर्ष के भीतर ही कट जाएगी, अगले साल फिर से लगेगी। 1 वर्ष के भीतर हालांकि 2 फसलें हो सकती हैं, 3 फसलें भी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम अगले साल में तो दूसरी फसल लगेगी ही लगेगी। तो इसलिए 1 साल के भीतर वो जब फसल कट जाएगी तो उस फसल को बेचा जाएगा, उससे पैसा मिलेगा। तो जो पैसा दिया है बैंक सरकार, वो अपेक्षा करती है ना कि आप फसल के लिए लिए थे और फसल आप बेचे होंगे तो हमारा पैसा लौटाएंगे, इसीलिए 1 वर्ष के लिए देती है। तो 1 वर्ष के भीतर पैसा लौटाया जाता है। अगर आप 1 वर्ष के भीतर पैसा लौटा देते हैं तो क्या होता है, जो 9% का ब्याज है उसमें कटौती हो जाती है, यानी बहुत कम देना पड़ता है। कितनी कटौती होती है? 2% की कटौती होती है सब्सिडी के रूप में, यानी भारत सरकार छूट दे देती है कि जाओ 2,000 रुपये हमने कम कर दिया 1 लाख रुपए में, 2 लाख लिए हो तो 4,000 कम कर दिया, यानी 2% सब्सिडी मिल गई, बचा कितना? 7%। अब इसमें भी 3% और छूट दे दी जाती है, तो 3 2 5% की छूट हो गई। टोटल आपको देना होता है 4% ब्याज। अगर आप 1 साल के भीतर लौटाते हो तो, यानी 1 लाख रुपए लिए हो तो 1 लाख प्लस 4,000, 1,04,000 आप लौटा दीजिए। जैसे ही आप 1 लाख रुपए यानी कि ब्याज सहित, यानी जो भी आप रकम लिए हैं 1 साल के भीतर जब लौटा देते हैं तो उसके अगले ही दिन, यानी कि दूसरे साल के लिए जो दूसरी फसल बोएंगे उसके लिए आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा बिना किसी झंझट के। और वो पैसा कैसे मिलेगा? वो पैसा 10% बढ़ करके मिलेगा। मतलब जैसे पहले वर्ष आपको खेती करने के लिए मिला था 1 लाख रुपए और आपने 1 साल के भीतर लौटा दिया,
तो अब अगले साल के लिए आपको 10% और यानी कि 1,10,000 मिलेगा। ठीक है, 1,10,000 रुपये मिलेगा आपको। ये ऐसा क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि महंगाई हो सकती है कि जुताई महंगी हो गई हो, खाद महंगी हो गई हो, है ना, मजदूरी महंगी हो गई हो, तो सब 10% जोड़ दिया जाता है। यानी जिस फसल की लागत पिछले साल 1,00,000 आई थी, हो सकता है उस फसल की लागत इस साल 1,10,000 आए, ऐसी अपेक्षा की जाती है, ऐसा उम्मीद होता है। तो 10% बढ़ा करके 1,10,000 मिलेगा। अब ये 1,10,000 फिर एक साल के भीतर इसी 4% के हिसाब से लौटाना पड़ेगा, और एक साल के भीतर फिर लौटा देंगे, तो फिर आपको अगले साल 1,10,000 का 10% बढ़ा करके, यानी 1,10,000 में 10% और जोड़ दीजिए, जितना होगा 11,000 होगा, तो 1,10,000 प्लस 11,000 1,21,000 रुपये मिलेगा आपको तीसरे साल। फिर उसको एक साल के भीतर लौटाओगे, फिर चौथे साल के लिए 10% बढ़ाकर, फिर 5वें वर्ष भी 10% बढ़ा करके, इस तरह से 5 बार आपको मिलेगा। और 5 बार जैसे ही मिलेगा आप उसको समय पूरा कर दोगे तो उस केसीसी की लिमिट समाप्त हो जाएगी, फिर से रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ये है प्रक्रिया। समझ में आ गई बात? अब देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, मुझे पता है आप वही प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन मैं आपका प्रश्नों को समझ पा रहा हूँ, जवाब दे देता हूँ। प्रश्न ये है कि अगर हम जो भी हमारी रकम मंजूर हुई है एक साल के लिए, अगर हम नहीं लौटा पाते हैं तो क्या होता है? मतलब एक साल के भीतर हमने नहीं दिया पैसा तो क्या होगा? एक साल के भीतर नहीं देंगे तो इसमें मतलब आपका जो खाता है ना, उस पर कुछ चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। जैसे अगर आप एक साल के भीतर जैसे ही देते हैं तो जो आपको आपका ब्याज लगता है वो लगता है साधारण ब्याज, स्टैंडर्ड। अगर आप एक साल से 2 साल के भीतर लौटाते हैं, यानी एक साल क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये वाला देना पड़ेगा ब्याज 9%। न ये छूट होगी न ये छूट होगी, ये ब्याज देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अतिदेय, यानी कि अधिक दिया गया। एक साल से 2 साल के भीतर लौटाते हैं, 2 साल के भीतर लौटाते हैं। तो अगर आप 2 साल से भी ज़्यादा समय लगा देते हैं, नहीं जमा करते, तो आपका खाता एनपीए घोषित हो जाता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति, एनपीए हो जाएगा 2 साल के बाद। फिर वही मामला है, कहते हैं कि हमने ऋण लिया था 1.5 लाख ही, और मेरे खतौनी में जो है बंधक दर्ज हो गया, तो ऐसे ही होगा, ब्याज जुड़ गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ से तो ज़्यादा हो गया। ये है प्रक्रिया। तो एक साल के भीतर लौटा देनी है जितना भी लेना है। अगर ऐसा करेंगे तो अगले साल फिर 10%, फिर ऐसे ऐसे 5 साल तक आपको मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाता धारक की अगर मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? खाता धारक की मृत्यु होने पर इसमें क्या होता है? मतलब जिसके नाम से किसान क्रेडिट कार्ड बना है, उसने 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी उसने रकम निकाली उसको मिला, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? देखिए, इसमें एक कंडीशन है। जैसे ही हम मतलब कोई भी व्यक्ति जब केसीसी करवाता है, उसका जो भी लोन पास होता है, उसको जो मिलता है, उसमें उसको उसका एक बीमा हो जाता है, उसको बोलते हैं किसान दुर्घटना बीमा। किसान दुर्घटना बीमा कंपनी करती है। इसमें होता क्या है कि अच्छा, ये स्वैच्छिक होता है, यानी कि जो खाता धारक चाहेगा तभी होगा। उसमें क्या होता है, उसको 5 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है, प्रीमियम 5 रुपए प्रति वर्ष, और 10 रुपए बैंक देती है। तो कितना हो गया टोटल? 10 5 15 रुपए प्रति वर्ष, यानी 15 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होता है बीमा के लिए खाता धारक को। खाता धारक 5 ही रुपए दे रहा है, 10 रुपए बैंक दे रही है, 15 रुपए। अब होता क्या है कि जैसे ही किसान दुर्घटना बीमा होगा तो बीमा कम से कम 1 साल के लिए होगा, क्योंकि लोन कम से कम 1 साल के लिए लिया ही जाएगा, 1 साल के भीतर लौटाना पड़ेगा। तो 1 साल 2 साल 3 साल 3 साल तक के लिए बीमा यहाँ पे होता है। तो अगर 1 साल के लिए बीमा हो रहा है तो 15 रुपए, फिर 2 साल के लिए हो रहा है तो 30 रुपए, 3 साल के लिए हो रहा है तो 45 रुपए, यानी 45 रुपए दे करके 3 साल का बीमा करा सकते हैं। इसमें होगा क्या, बीमा की जो रकम होती है वो होती है 50,000। 50,000 बीमा की रकम होती। तो जैसे ही किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसको ये पैसा उसके वारिसों को नहीं मिलता, ये पैसा
जो उसने लोन लिया था उसमें कट जाता है। जैसे मान लो उसने लोन लिया था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लोन लिया था और उसका ब्याज हो गया है 4,000, तो 1,04,000 रुपए उसको लौटाना है। बीच में उसकी मृत्यु हो गई, लौटा नहीं पाया, तो 50,000 जो उसका एक्सीडेंटल बीमा है, दुर्घटना बीमा है, वो 50,000 रुपये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 54,000 रुपये। यही 54,000 रुपये उसके वारिसों को जमा करना पड़ेगा। वारिसों को क्यों जमा करना पड़ेगा? क्योंकि उसके मरने के बाद उस खेत को उसके वारिस ही लेंगे, लाभ वारिसों को मिलेगा, इसलिए वारिसों को इसका ऋण भी चुकाना पड़ेगा। जब तक ये 55,000 रुपये नहीं देंगे एक समय के भीतर, निश्चित समय के भीतर, तब तक एक तरह से उसकी भूमि को बंधक माना जाएगा, मुक्त नहीं होंगे, वो बैंकें नो ड्यूज जारी नहीं करेंगी। ठीक, तो कहने का मतलब किसी भी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे जो उसने लोन लिया है वो माफ नहीं होता, बल्कि उस लोन में केवल 50,000 रुपये कटौती हो जाती है। अच्छा, मान लो उसने लोन 40,000 का ही लिया था, तो 50,000 दुर्घटना बीमा का अगर उसको मिल गया तो इसका मतलब उसका 10,000 रुपये बढ़ रहा है, तो वो 10,000 रुपये उसके वारिसों को दिया जाएगा, लैप्स नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अगर बीमा नहीं हुआ है तो जितना भी रकम है उसको पूरा जमा करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गई बात कि खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर क्या होता है, समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और चीज़ देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमको ऋण मिलता है वो कितनी जमीन पर कितना मिलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका निर्धारण डीएलटीसी नाम की जो संस्था है वो करती है। डीएलटीसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। ठीक, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है डीएम, यानी कि जिलाधिकारी। ठीक, कलेक्टर जो होता है डीएलटीसी का अध्यक्ष होता है। डीएलटीसी ही भूमि का निर्धारण करती है कि कितनी भूमि पर कितना लोन मिलेगा। तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं कि मान लीजिए कि रमेश नाम का एक किसान है और उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है। मैं हेक्टेयर क्यों कह रहा हूँ, बीघा बिस्सा क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि बीघा बिस्सा हर जगह अलग अलग होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। आपके यहाँ का बीघा छोटा है या बड़ा है, तो हेक्टेयर समान होता है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर, और ये प्रायः सब लोग जानते हैं। तो रमेश के पास मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर जमीन है। अब वो अप्लाई करता है किसी के लिए, तो डीएलटीसी जो ये कमेटी है ये निर्धारण करेगी उसके ऋण का। तो क्या होगा, मान लीजिए कि वो फसल बोता है साल में 2, तो उसने लगाया अपने खेत में आलू। अब आलू साल भर तो चलेगी नहीं, 5-6 महीने में ही आलू खत्म, उसके बाद अगला भी जो समय बचता है उसमें दूसरी फसल बोएगा वो। तो मान लीजिए कि दूसरी फसल वो बोता है, हमने लिखा है पहले से ही, दूसरी फसल बोता है वो धान, आलू के बाद धान। अच्छा, ये आलू रबी की फसल है और धान खरीफ की फसल है। ठीक, अब आलू के लिए उसका ऋण निर्धारित हुआ 1,25,000 रुपये और धान के लिए उसका निर्धारित हुआ 55,000 रुपये। 1,25,000, 55,000 रुपये, टोटल कितना हो गया? 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये। अब देखो यहां पर एक चीज और समझनी है आपको, ये जो 1,80,000 रुपये है सिर्फ उतना ही नहीं मिलेगा, अभी इसमें और बढ़ा करके मिलेगा। तो क्या होगा इसमें, मतलब इन दोनों फसलों के अलावा एक रकम जारी होगी मरम्मत के लिए और एक होगी रख रखाव के लिए। रख रखाव, भाई जो फसल हम उगाएंगे बाद में उसको रखेंगे तो उसके लिए भी तो खर्च होगा कुछ पैसा। तो मरम्मत और रख रखाव के लिए 30% अलग से दिया जाता है। किसका 30%? यानी कि जो इन दोनों फसलों के लिए निर्धारित हुआ है। मैंने 2 ही फसल लिखी है, कोई भी फसल हो सकती है, आलू के स्थान पे गेहूं हो सकता है, चना हो सकता है, मैंने एक आपको समझाने के लिए लिख दिया ऐसा। तो 18 यानी 1,80,000 का 30% कितना हुआ? 1,80,000 गुणित 30% कितना हो जाएगा? 18 तरीक का 54,000 रुपये। और तो 54,000 रुपये और जोड़ दीजिए, 0 0 0 4 8 5 13 1 1 2, 2,34,000 रुपये।
डीएलटीसी ने 2,34,000 रुपये निर्धारित किया। अब ये 2,34,000 रमेश को मिलेगा। कितने समय के लिए मिलेगा? 1 साल के लिए मिलेगा। 2,34,000 पर 4% ब्याज जोड़ दीजिए। 4% ब्याज सहित उसको 1 साल के भीतर जमा करना पड़ेगा। जमा कर देगा तो फिर अगले साल के लिए 2,34,000 का 110%, यानी कि 10% और इसका जोड़ दीजिए। उसके बाद 2,34,000, तो जो भी होगा 2,25,000 शायद और बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा फिर वो मिलेगा। फिर उसको लौटाना होगा, ऐसे ऐसे 5 साल के लिए होगा। तो ये होता है। मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाया। आपका जो भी रकम बनेगा फसल के लिए, उसके बाद 30% आपको और मिलता है, वो टोटल जोड़ करके आपको मिलेगा। अब लगभग हमने केसीसी से संबंधित सारी चीज़ें आपको समझा दिया। अब इसी समझाने के दौरान हमने कुछ चीज़ें छोड़ दिया था, मुझे अब याद आ रहा है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब ये कृषक दुर्घटना बीमा होता है जो उसमें 50,000 रुपये मिलता है, तो उसके लिए उम्र का निर्धारण किया गया है, यानी कि 70 साल से अंदर ही व्यक्ति होना चाहिए। 70 साल के ऊपर किसान का बीमा नहीं होता है, ठीक। तो 70 साल से नीचे का ही व्यक्ति होना चाहिए ये। इसके अलावा जो भूमि को बंधक करने की प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है कि बंधक प्रारूप के रूप में मतलब समझौता हस्ताक्षर होता है किसान का, और उसकी 5 प्रतियां बनती हैं। 2 प्रतियां भेजी जाती हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, 2 प्रतियां भेजी जाती हैं तहसील में। फिर वहां से एक प्रतियों को भेजा जाता है बैंकों में। बैंकों में जमा होता है, रहता है रखा, और ये प्रक्रिया 30 दिन के भीतर होती है। यानी जैसे ही हमारा लोन मंजूर होता है, उनको पैसा मिलता है, 30 दिन के भीतर ये प्रक्रिया हो जाती है, और भूमि हमारी बंधक के रूप में उस बैंक के द्वारा दर्ज हो जाती है और खतौनी में चढ़ जाती है। फिर जैसे ही हम पैसा जमा करते हैं तो बैंकें हमको नो ड्यूज़ जारी करती हैं, यानी कि कोई बकाया राशि नहीं है। तो जब हमको नो ड्यूज़ मिल जाता है तो वही नो ड्यूज़ हम जाते हैं तहसील में, रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर देते हैं। तो फिर वहाँ से फिर वो कंप्यूटर से काट दिया जाता है, नई खतौनी जारी हो जाती है। यानी उसमें से खतौनी से वो नो ड्यूज़ जब हम जमा कर देते हैं तो वो कट जाता है वहाँ से, और लिख दिया जाता है कि कोई भी बंधक नहीं है, यानी कि बंधक मुक्त किया गया, ऐसा उसमें लिख दिया जाता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया। अब मुझे लगता है कि हमने कोई भी बात छोड़ी नहीं है, कोई कसर बाकी नहीं रह गई। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ छूट गया है, कुछ और आपको जानना था, तो आप कमेंट करिएगा। मैं कमेंट को पढ़ता भी हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं आपका जवाब जरूर दूँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, फ्रंट पर ही आपको मोबाइल में देखने लगेगा और आप आसानी से हमारे वीडियो को देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ही करना, किए हैं तो फिर से मत दबा देना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। ठीक, चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।